अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है अपने जो एंजाइम्स का टॉपिक था उस एंजाइम के टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज हमारे पास जो है वो जो न्यू टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमने शुरू में जो है वो कवर किया था। आज हम जो है इस टॉपिक को भी जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनका एक अहम किरदार होता है। और एक हमारे पास कंपाउंड है राइबोस। ठीक है, राइबोस, और उसका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बना के बताया था। और डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है, विच आर एल्डोपेंटोज। ये आमतौर पर जो होते हैं वो आपका एल्डोपेंटोज होते हैं। और ये जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसने बताया था कि ये एल्डोपेंटोज, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो आपके पास मौजूद होता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। या हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म के लिए ये जो है जो कंपाउंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल एज RNA एंड DNA। ठीक है। RNA DNA के बारे में तो आपको पता ही होगा। NR हेरिडिटी कैरियर, यानी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी हमारे जो भी पेरेंट की तरफ से हमें ट्रांसफ़र होती हैं बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो ये हमारे जो बुनियादी सबसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स इन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला हमारे पास जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो है जो शुगर, अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, शुगर एंड स्टार्च। और शुगर स्टार्च जो आमतौर पर जो है वो आपको वीट, गंदम में, मेज़, मकई वगैरह में, potatoes being important part of our diet। यानी ये जो जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ के आए हैं, शुगर के बारे में पढ़ा, स्टार्च के बारे में पढ़ा, यह आमतौर पर जो है वो हमारे पास जो हमारी डाइट है, जो भी हम खाना वगैरह लेते हैं उन खाने के अंदर जो है वो ये आपके पास क्या होती है, मौजूद है गेट हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज। यानी जो भी हम खाना वगैरह लेते हैं उनके अंदर ये जो है वो आपके पास शुगर और ये स्टार्च होते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, इनटू ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज पता है आपको कि ग्लूकोज इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है बाय वेरियस एंजाइम्स। और एंजाइम्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूस, यानी हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे जो है वो एंजाइम मौजूद होते हैं। वो एंजाइम जो हैं इनको
जो है वो जो भी हम ले रहे हैं उनको जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। और ग्लूकोज, अब जो भी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज द फॉर्म ग्लूकोज द फॉर्म इज ट्रांसफर्ड टू सेल, और ये फिर हमारे जो भी सेल हैं उन सेल में क्या होती है, ट्रांसफर टू सेल थ्रू ब्लड। ठीक है। अब देखें, जो भी हमने खाना खाया वो खाना जाके जो है वो ब्रेक हुआ, और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स मौजूद हैं उन एंजाइम्स ने जो है वो उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब ये ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में जो है वो घूमता है। और अच्छा, अब होता ये है कि ये भी जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बारे में आपको पता है कि अब यहाँ पर क्या होता है कि द स्लो कम्बस्शन ऑफ ग्लूकोज इन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये हमारी जो भी सेल के अंदर मौजूद है ये हमें क्या कहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फंक्शन। अब हमारी बॉडी को जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और उन रिक्वायरमेंट जो है इसी ग्लूकोज की कम्बसन के ज़रिए हमें प्रोवाइड होती है। अब आपको पता है कि ये जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और जो है वाटर में ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर जो है 2832 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी क्या होती है इसके अंदर रेडी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, अब हमारी जो बॉडी होती है, द बॉडी स्टोर्स पार्ट ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें से जो कुछ पार्ट होता है ग्लूकोज का, वो जो है अपने अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है फॉर रेनी डेज इन लिवर। यानी कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब हमने खाना खा लिया और 3 घंटे हो चुके हैं खाना खाने के बाद, अब हमें जो है वो भूख लग रही है, तो अब हमें जो एनर्जी मिल रही है, तो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी हमारे लिवर के अंदर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन की फॉर्म में जो है ये हमारे स्टोर हो जाती है। ठीक है। इन केस ऑफ एमरजेंसी, यानी अगर आप बीमार हो गए, ठीक है, आपने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, भूख नहीं लग रही, इमरजेंसी लाइक इलनेस, आप बीमार हो गए, बुखार हो गया आपने, ठीक है, या आपने जो है वो रोज़ा रख लिया है। ठीक है। रोज़े में भी यही होता है कि हम जो है वो सुबह खाते हैं, लेकिन पूरे दिन जो हमें एनर्जी मिलती है, तो वो जो स्टोर्ड की हुई एनर्जी होती है वही हम दिन भर चला रहे होते हैं। आमतौर पे हम रोज़े में अगर सुबह दही वगैरह खा लें तो दिन भर हमें जो है वो प्यास भी नहीं लगती। तो उसका बुनियादी रीज़न यही होता है कि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजीन हमारे लिवर में स्टोर हो चुका होता है, और वही जो है वो फिर हम सारे दिन क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं फास्टिंग। और फिर ये जो ग्लाइकोजीन होता है, ग्लाइकोजीन हाइड्रोलिसिस टू ग्लूकोज में ये होता है, दस सप्लाइंग एनर्जी, और फिर हमें जो है वो एनर्जी, नेसेसरी एनर्जी।
अच्छा, इसके बाद तीसरा जो सेल्यूलोस होते हैं, सेल्यूलोस इज बायोलॉजिकली important for एनिमल्स। अभी अभी मैं आपको उसमें पढ़ाया था पॉलीसेक्राइड्स के अंदर कि एक एनिमल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। जो आमतौर पे ह्यूमंस होते हैं वो जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर their digestion their digestion their digestion is not for their digestion are not present in those in our digestions। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बताया था कि एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। एंजाइम्स ही क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर ये एंजाइम्स ही मौजूद नहीं होंगे तो वो हमारे पास जो होंगे वो आमतौर पर एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। वेयर एज दे आर प्रेजेंट in those of एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर जो होते हैं वो एंजाइम मौजूद होते हैं, इसलिए हम जो है वो घास वगैरह नहीं खा सकते, ठीक है। हेंस एनिमल्स यूज cellulose of grass, plant bark as their food। तो ये थी वो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थी ग्लूकोज की। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, इसके बाद बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है वो करवा दी थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो that influence rate of factors that influence a rate of enzyme action, rate of enzymes action। सबसे पहले देखें, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो नहीं होगा, यानी एक लिमिटेड टेम्परेचर, तो ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो नहीं सिखा सकेंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के अंदर हमने देखा था कि ग्लूकोज को अल्कोहल में यानी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये टेम्परेचर चाहिए होता है वो 37 सेंटीग्रेड चाहिए होता है, ठीक है।
अगर जो है वो 37 से 40 के दरमियान अगर वो टेम्परेचर नहीं होगा तो वो एथेनॉल जो है वो जो ग्लूकोज है वो एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो भी रिएक्शन होगा वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो 37 सेंटीग्रेड से लेकर और 50 सेंटीग्रेड के दरमियान होते हैं, ठीक है। अब अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका जो भी रिएक्शन है वो हो सकेगा। और बियॉन्ड द टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर से आप आगे चले गए, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एंजाइम जो है अपनी लूज़ एक्टिविटी यानी जो भी इसकी परफॉर्मेंस है उनको जो है वो करना छोड़ देगा। यही वजह है कि जब हमें बुखार वगैरह हो जाता है तो बुखार होने के नतीजे में हम खाना वगैरह नहीं खाते, क्योंकि वो खाना जो है ज़ाहिर सी बात है वो एक तो डाइजेस्ट भी नहीं होता, और दूसरा ये है कि टेम्परेचर होने की वजह से एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास डीएक्टिवेट हो जाते हैं हम। अच्छा, और फिर जब वो टेम्परेचर दोबारा मेंटेन होता है तो फिर वो अपनी एक्टिविटी को रीमेंटेन करे। फिर इसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो पीएच है, ठीक है। पीएच के बारे में आपको पता है, तो पीएच भी जो है वो मेंटेन रखना ज़रूरी होती है, और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम जो है पीएच भी चाहिए होती है। तो हमारे पास जो एंजाइम मौजूद हैं, फॉर पेप्सिन एक एंजाइम हमारा मौजूद होता है, इसकी पीएच जो होती है तकरीबन 1.6 होती है, ठीक है। इस तरह से एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, इसकी जो पीएच होती है वो 8.2 होती है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर। तो ये जो है अगर आपके पास पीएच होगी तो ही तभी जाकर जो है वो हमारे एंजाइम सही से काम करेगी। तो ये कंडीशंस हैं दो आपकी, कि एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो और दूसरा जो है वो आपका पीएच है। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे फैक्टर भी हैं, जैसे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन तो आपने पढ़ा हुआ है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी एक्टिविटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, फिर इसके बाद सबस्ट्रेट है कि आपने क्या लिया है, ठीक है, यानी खाना आपने ज़्यादा तो नहीं खा लिया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बन रही है, और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आयन, और बहुत सारे आयन्स भी हमारे पास जो होते हैं वो मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर, जो उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये थे फैक्टर्स जो हमने पढ़ लिए, ये आमतौर पर आते भी हैं, और ये हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक टॉपिक रह गया था। इंशाल्लाह अब जो है वो हम नया चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे।